अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर तो बरकरार है और प्रपोजल्स के जरिए मुज़ाकरात भी जारी हैं, मगर कल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में कशीदगी में इजाफे और मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल हमलों के बाद जंग के दोबारा शुरू होने का खदशा बढ़ गया था और दोनों तरफ से मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे थे। मगर इसके बावजूद अमेरिका इस बात पर कायम रहा कि सीज फायर बरकरार है और ये मामला अलग है। लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों की मजम्मत के बाद आज एक बार फिर मुत्तहदा अरब अमारात ने दावा कर दिया है कि उनका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम एक बार फिर एक्टिव कर दिया गया है और वो ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स के ख़तरात से निमट रहे हैं। यानी आज एक बार फिर ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं मुत्तहदा अरब अमारात पर। यह मुत्तहदा अरब अमारात कह रहा है और कह रहा है कि पूरे मुल्क में सुनी जाने वाली आवाज़ें इसी ऑपरेशन का नतीजा हैं। यानी कल सीज़ फायर के बावजूद मुत्तहदा अरब अमारात पर हमले हुए और मुत्तहदा अरब अमारात ने कहा कि वो जवाब देने का हक महफूज रखता है, मगर फिर कोई जवाब दिया नहीं। पाकिस्तान जो न्यूट्रल सालिस है और जिसे अमेरिका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है, उसने भी इन हमलों की मजम्मत की। सऊदी अरब जिसका हालिया दिनों में मुत्तहदा अरब अमारात से इख्तलाफ है, उसने भी मजम्मत की और फिर आज भी मुत्तहदा अरब अमारात ने ऐलान कर दिया है कि ईरान की तरफ से हमलों की वजह से उसने अपने दिफाई निज़ाम को एक्टिव कर दिया है। ऐसे में मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल हमलों के बाद सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है और सीज़ फायर के कायम रहने पर सवालात उठ रहे हैं। मगर इस सवाल को सदर ट्रंप खुद तो अवॉइड कर रहे हैं, वाज़ेह जवाब नहीं दे रहे हैं। मगर आज उनके वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में हालिया कशीदगी से सीज़ फायर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा के मुताबिक कल उनके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने मजमूई तौर पर ईरान की तरफ से दागे गए 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 3 क्रूज मिसाइल्स और 4 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया। जबकि मकामी हुक्काम के मुताबिक एक ड्रोन हमले के नतीजे में फुजेरा ऑयल टर्मिनल पर आग लग गई थी और इस हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। फुजेरा में लगी हुई इस आग के मनाजिर भी सामने आए हैं, जिनमें इंडस्ट्रियल एरिया में आग के बुलंद शोले देखे जा सकते हैं। तमाम हुक्काम के मुताबिक फुजेरा में लगी हुई इस आग पर काबू पा लिया गया है। इसके अलावा ओमान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ओमान में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब के साहिली इलाके बुखा में एक रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। आम बात यह है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने हालिया हमलों का इल्ज़ाम बार बार ईरान पर लगाया है। ताहम ईरान ने अब तक ना ही इन हमलों की बाज़ाब्ता तौर पर जिम्मेदारी कबूल की है और ना ही इन हमलों से वाज़ेह तौर पर इनकार किया है, बल्कि ईरान से आने वाले बयानात तो अलग ही इशारा दे रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक एक ईरानी फ़ौजी एहलकार ने इस हमले का इल्ज़ाम अमेरिका पर डालते हुए कहा है कि ईरान का मुत्तहदा अरब अमारात की तेल की तनसीबात पर हमला करने का कोई मंसूबा नहीं था। उनके मुताबिक जो कुछ हुआ वो अमेरिका की फ़ौजी मुहिम जोई का नतीजा है। ईरानी फ़ौजी एहलकार के मुताबिक इस वाक़े का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया जाना चाहिए। उनके मुताबिक अमेरिकी हुक्काम को चाहिए कि वह सिफारती अमल के दौरान ताकत के इस्तेमाल की गलत रविश ख़त्म करें और इस हसास इलाके में फ़ौजी मुदाखलत बंद करें, क्योंकि ये मुदाखलत पूरी दुनिया की मईशतों पर असरअंदाज होती है। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हालिया वाक़यात से मुतालिक एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात वाज़ेह करते हैं कि सियासी बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं होता। अब्बास अराग़ची के मुताबिक एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है, इसलिए अमेरिका को मोहतात रहना चाहिए ताकि वो बदख्वाहों की वजह से कहीं दलदल में ना फंस जाए। और यही बात मुत्तहदा अरब अमारात के लिए भी है। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। जबकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की नई सूरत हाल तेज़ी से वाज़ेह और मुस्तहकम हो रही है। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और नाकाबंदी मुसल्लत करने के जरिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने कमर्शियल शिपिंग और तवानाई की तरसील के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरे में डाल दिया है। लेकिन बुरी नीयत से किया गया उनका ये अमल भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल का बरकरार रहना अमेरिका के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, हालांकि हमने अभी किसी चीज़ का आगाज़ भी नहीं किया है। ईरानी क़यादत अब भी अमेरिका को सख्त पैगाम दे रही है, मगर ट्रंप का बार बार ये कहना है कि ईरान मुआहदा करना चाहता है। और आज भी ओवल ऑफिस में बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि कोई भी हमारे ब्लॉकेड को चैलेंज नहीं करेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि ईरान मुआहदा करना चाहता है, लेकिन मुझे ईरान की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जब वो मुझसे बात करते हैं तो वो बहुत इज्जत के साथ बात करते हैं, मगर फिर वो मीडिया पर आकर कहते हैं कि हमने सदर ट्रंप से कोई बात ही नहीं की। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरानी क़यादत गेम्स खेलती है, मगर वो असल में मुआहदा करना चाहती है। हम उनके साथ जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता है और हमने ईरान की बहरिया, फ़िज़ाइया और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान और भारत की जंग भी मैंने ख़त्म करवाई और अगर ईरान के पास एटमी हथियार होंगे तो दुनिया ख़तरे में पड़ जाएगी। ईरान के पास एटम बम होता तो आज हम यहाँ ना होते। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक़ वस्ता के बाद यूरोप और अमेरिका की बारी आती। ट्रंप का मजीद कहना
कि ईरान के रहनुमा भी बाकी नहीं रहे। पूरी सूरत हाल उनके खिलाफ है। मीडिया ईरान की कामयाबी की गलत तस्वीर दिखा रहा है, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ट्रंप के मुताबिक फेक न्यूज़ की कोई साख नहीं रही, आवाम को गुमराह किया जा रहा है। ईरान ने छोटी कश्तियों से हमला किया क्योंकि उनकी बहरिया खत्म हो चुकी है। ईरान छोटी कश्तियों से हमारा मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। ईरान अब सिर्फ अपनी बका की कोशिश कर रहा है। ईरान पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ट्रंप ये सारे दावे कर रहे हैं और इस सारी सूरत हाल में मुत्तहदा अरब अमारात पर हालिया हमले इसलिए भी बहुत अहम समझे जा रहे हैं क्योंकि फुजेरा मुत्तहदा अरब अमारात के लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है और यहाँ एक सनती इलाका है जिसमें हबशान फुजेरा ऑयल पाइपलाइन मौजूद है। और ये पाइपलाइन इसलिए अहम है क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात की तकरीबन 50 से 60% तेल की बरामदात इसी के ज़रिए होती हैं। और इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने की वजह से तो यही वाहिद रास्ता है कि जहां से मुत्तहदा अरब अमारात 1.5 मिलियन बैरल्स तक तेल सप्लाई कर सकता है। हालांकि जंग शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के जरिए मुत्तहदा अरब अमारात तकरीबन 3 मिलियन बैरल्स तक तेल सप्लाई करता था, यानी पहले ही मुत्तहदा अरब अमारात की सप्लाई मुतासिर है। और फुजेरा पर हमला बाकी सप्लाई को भी खतरे में डाल सकता है क्योंकि यह जगह खलीज ओमान के करीब है। इसलिए इस रास्ते से तेल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को इस्तेमाल किए बगैर आलमी मंडी तक पहुँचाया जा सकता है। ऐसे में ये अब भी वाज़ेह नहीं है कि ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात पर सीज़ फायर के दौरान बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले आखिर क्यों किए। इस सारी सूरत हाल में अमाराती वजारत दिफा ने यह नहीं बताया कि उनके कौन से फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने हालिया ईरानी हमलों को रोका है। ताहम CNN के मुताबिक सोर्सेज ने उन्हें बताया है कि इसराइल का आयरन डोम फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुत्तहदा अरब अमारात की फ़िज़ाई हुदूद में ईरानी मिसाइल्स को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट किया था कि इसराइल ने खुफिया तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात की मदद के लिए आयरन डोम को मुत्तहदा अरब अमारात में तैनात कर दिया है। ये इस बात की अलामत है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद गहरे हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि दोनों ममालिक ने सिर्फ 6 साल पहले बाकायदा सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे। जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान से मुंसलिक समझे जाने वाले हैकर ग्रुप हंदला ने ऐलान कर दिया है कि उसने मुत्तहदा अरब अमारात की फुजेरा पोर्ट पर साइबर हमला भी किया है। ग्रुप के मुताबिक उन्होंने 4,30,000 से ज़्यादा खुफिया दस्तावेज़ात हासिल की हैं जिनमें शिपिंग, माली मामलात और बुनियादी ढांचे से मुतालिक मालूमात शामिल हैं। हैकर ग्रुप का कहना है कि इन मालूमात को मखसूस हमलों की तैयारी या मदद के लिए इस्तेमाल किया गया है। मुत्तहदा अरब अमारात पर हालिया हमलों के बाद दुनिया भर से मजम्मती पैगामात सामने आ रहे हैं। हत्ता कि वो ममालिक जो हालिया कुछ अरसे में मुत्तहदा अरब अमारात के मामलात से दूरी इख्तियार कर रहे थे वो भी इन हमलों की मजम्मत कर रहे हैं। और सऊदी अरब ने भी इन हमलों की मजम्मत की है जिसके ताल्लुकात हालिया अरसे में मुत्तहदा अरब अमारात के साथ काफ़ी कशीदा हो गए थे। मुत्तहदा अरब अमारात ने खुद को ओपेक से विड्रॉ भी कर लिया था। और इस हवाले से सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में ईरानी हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि सऊदी अरब ब्रदर मुल्क मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है और इसकी खुद मुख्तारी सलामती इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम की हिमायत करता है और ईरान से मुतालबा करता है कि इन हमलों को बंद करे, बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिक़ा करारदादों की पाबंदी करे और अच्छे हमसाया ताल्लुकात के उसूलों का एहतराम करे। साथ ही हालिया हमलों के हवाले से सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक और बयान में कहा है कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने आज मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को फ़ोन भी किया है और इस दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात को निशाना बनाने वाले बिला जवाज़ ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत और मुखालफत का इजहार किया और उन्होंने अमारात की सलामती और इस्तेहकाम के दिफा में सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल का भी जायज़ा लिया और पूरे खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को बेहतर बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। जबकि सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने आज एक और बयान में कहा है कि सऊदी अरब खित्ते में जारी फ़ौजी कशीदगी पर तशवीश का इजहार करता है और कशीदगी कम करने, तहम्मुल इख्तियार करने और पाकिस्तान की सालिसी और सिफारती कोशिशों की हिमायत की अपील करता है ताकि एक ऐसा सियासी हल निकाला जा सके जो खित्ते को मज़ीद तनाव और अदम इस्तेहकाम की तरफ जाने से रोके, क्योंकि ये अदम इस्तेहकाम ना ही खित्ते और ना ही दुनिया के मफाद में है। बयान में मज़ीद लिखा है कि सऊदी अरब इस बात पर भी जोर देता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी को 28 फरवरी से पहले वाली हालत में बहाल कर दिया जाए और जहाज़ों की बिला रुकावट महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान ने भी मुत्तहदा अरब अमारात में हालिया हमलों की मजम्मत की है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान गुज़िश्ता रात मुत्तहदा अरब अमारात में शहरी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करता है और मैं मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान अपने अमाराती भाइयों और बहनों और मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत के साथ इस मुश्किल वक्त में मजबूती से खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद लिखा कि निहायत ज़रूरी है कि जंगबंदी को बरकरार रखा जाए और इसका एहतराम किया जाए ताकि बातचीत के लिए ज़रूरी सिफारती मौका मिल सके। जबकि भारत ने भी मुत्तहदा अरब अमारात में हमलों की मजम्मत की है। इस हवाले से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम मुत्तहदा अरब अमारात पर होने वाले हमलों की सख्त मजम्मत करते हैं जिनमें
3 भारतीय शहरी जख्मी हुए। आम शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। मोदी ने मज़ीद लिखा कि भारत मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करता है और तमाम मसाइल के पुरअमन हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी की हिमायत दोहराता है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में महफूज और बिला रुकावट बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाना इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा कतर, बहरीन, कुवैत और GCC समेत यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, जापान और कनाडा ने भी मुत्तहदा अरब अमारात पर हालिया हमलों की मजम्मत की है। मगर अहम बात यह है कि अमेरिका का कहना है कि इन हमलों से जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। आज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम से मुताल्लिक अमेरिका के वजीर जंग पीट हेग्सेट और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान जनरल डैन केन ने मुत्तहदा अरब अमारात और ओमान में हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि अमरीकी बहरिया के हेलीकॉप्टर्स ने कामयाबी से इन खतरात को नाकाम कर दिया है, जिसकी वजह से अब तक आज का दिन निस्बतन पुरसुकून है। इस दौरान जब उनसे सवाल हुआ कि आपने कहा था ईरान की तरफ से अब तक के हमले बड़े पैमाने की जंगी कार्रवाई दोबारा शुरू करने की हद से कम है, वो हद क्या है, तो इस पर जनरल डैन केन ने कहा कि इस हद का तयन एक सियासी फैसला है जो मेरे इख्तियार से बालातर है। In addition to shipping, जहाजरानी के अलावा ईरान ने अपने पड़ोसी ममालिक पर भी जानबूझकर हमले जारी रखे हुए हैं। सिर्फ कल ही ईरान ने ओमान पर 1 बार और मुत्तहदा अरब अमारात पर 3 बार हमला किया, जिनमें फुजैरा ऑयल टर्मिनल पर हमला भी शामिल है। उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाजरानी के दिफा पर मामूर अमरीकी अफवाज पर क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों के जरिए भी हमले किए और अमरीकी बहरिया के MH-60 हेलीकॉप्टर्स और आर्मी के A-64 अपाची हेलीकॉप्टर्स ने कामयाबी से इन खतरात को नाकाम बनाया। अब तक आज का दिन निस्बतन पुरसुकून है। The attacks by Iran so far are below the threshold of restarting major combat operations. What is that threshold? the threshold of restarting is a इस हद का तयन एक सियासी फैसला है जो मेरे इख्तियार से बालातर है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस वक्त ये ज़्यादातर हल्की नौयत की हरासानी पर मबनी फायरिंग है। ऐसा महसूस होता है कि ईरान जनूबी मुहाज पर कुछ करने की कोशिश में आखिरी तदबीरें आजमा रहा है। और अब से कुछ देर पहले अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट किया है कि ये ऑपरेशन फ्रीडम शुरू करने से पहले अमेरिका ने ईरान को बता दिया था और वार्निंग दी थी कि वो इस हवाले से कोई रुकावट ना डाले और कोई मुदाखलत ना करे। यानी कि ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसका ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया, पहले ही खामोशी से ईरान को इस हवाले से बता दिया गया था। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने यह दावा भी किया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अब अमेरिका के कंट्रोल में है। इस दौरान जब पीट हेग्सेट से सवाल हुआ कि क्या अब सीज़ फायर ख़त्म हो गया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, जंगबंदी ख़त्म नहीं हुई। ये एक अलग और मुनफरिद मामला है और हमें तवक्को थी कि इब्तिदा में कुछ हलचल होगी, जो कि हुई। हम जानते हैं कि ईरानी इस हकीकत पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उन्होंने कहा था कि वो आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हमारी तरजीह ये है कि ये एक पुरअमन कार्रवाई हो, लेकिन हम अपने लोगों, अपने जहाज़ों, अपने तैयारों और इस मिशन के दिफा के लिए बगैर किसी हिचकिचाहट के मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। Last 24 hours or so, Iran's fired at us, we fired at Iran. Is the ceasefire over? No, the ceasefire. नहीं, जंगबंदी ख़त्म नहीं हुई। ये एक अलग और मुनफरिद मामला है और हमें तवक्को थी कि इब्तिदा में कुछ हलचल होगी, जो कि हुई। लेकिन आखिरकार सदर ट्रंप ही फैसला करेंगे कि आया कोई कार्रवाई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तक पहुँचती है या नहीं। लेकिन यकीनन हम ईरान पर जोर देंगे कि वो अपने इक़दामात में एहतियात से काम ले, ताकि सूरत हाल उस हद से नीचे ही रहे। पीट हेग्सेट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में हालिया कशीदगी और दोनों तरफ से हमलों के दावों के बावजूद सीज़ फायर कायम है और इसके खात्मे का फैसला सदर ट्रंप करेंगे। मगर सदर ट्रंप तो खुद इस सवाल को ही नज़रअंदाज कर रहे हैं और कल सदर ट्रंप ने 2 मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के दौरान इस सवाल पर जवाब देने से गुरेज किया कि आया अब भी ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर बरकरार है या नहीं। एक रेडियो प्रोग्राम को दिए गए इंटरव्यू के दौरान जब सदर ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या जंगबंदी ख़त्म हो गई है, क्या दोबारा हमले शुरू होने वाले हैं, तो ट्रंप ने कहा कि मैं आपको ये नहीं बता सकता। अगर मैं इस सवाल का जवाब दे दूं तो आप कहेंगे कि आदमी इतना स्मार्ट नहीं है कि अमेरिका का सदर बन सके। Ceasefire over, Mr. President? Is it over? We're going to end him tonight? Well, I can't tell you that. All right, that's fine. You wouldn't. If I answered that question, you say this man is not smart enough to be leading the United States of America. Gotta ask. इसी तरह अमरीकी नशरियाती इदारे ABC न्यूज़ के नुमाइंदे से फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है, तो ट्रंप ने कहा कि हम आपको बताएंगे। जहाज़ चल रहे हैं, हमने गुज़िश्ता रात कई बड़े जहाज़ मुंतकिल किए, लेकिन कोई फायरिंग नहीं हुई। मेरा ख्याल है हाल ही में कुछ फायरिंग हुई है, मैं इसकी जांच कर रहा हूं। ट्रंप ने ABC न्यूज़ को मज़ीद बताया कि ईरान को उम्मीद करनी चाहिए कि सीज़ फायर बरकरार रहे। उनके लिए बेहतरीन बात यही है कि हम उसे बरकरार रखें। इस दौरान रिपोर्टर ने ट्रंप से सवाल किया कि और अगर सीज़ फायर टूट जाए तो क्या होगा, तो इस पर ट्रंप ने कहा कि तो मैं आपको उसी वक्त बताऊँगा
जैसे बाकी सबको बताऊंगा। मुत्तहदा अरब अमारात पर हमलों के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि ज़्यादातर मिसाइल और ड्रोन मार गिराए गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि इस सब का जंग के खात्मे के इम्कानात पर क्या असर पड़ेगा, तो ट्रंप ने कहा कि हमारे इस पर कंट्रोल है, किसी न किसी तरीके से हम जीतेंगे। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं हमेशा जीतता हूँ। इस सारी सूरत हाल में अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर ने पीर को सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका ने तबाहकुन जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों, लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और दीगर वसाइल की मुश्तरका क़ुव्वत इस्तेमाल करते हुए 2 अमरीकी जहाज़ों की स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बना लिया है। ब्रेट कूपर के मुताबिक इस दौरान ईरानी क्रूज़ मिसाइल भी गिराए गए हैं जो अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज़ों और तिजारती जहाज़ों को निशाना बना रहे थे, जबकि अमरीकी हेलीकॉप्टरों ने तकरीबन 6 छोटी ईरानी बोट्स को डुबो दिया है जो तिजारती जहाज़ों पर हमला करने की कोशिश कर रही थीं। ताहम आज ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में पीर को अमरीकी फ़ौज की तरफ से जिन 6 छोटी ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया वो पासदारान इनकलाब से ताल्लुक़ नहीं रखती थीं, बल्कि आम शहरियों की कश्तियाँ थीं जो सामान और मुसाफिर लेकर जा रही थीं। और इस हमले में 5 अफराद मारे गए हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक एक ईरानी फ़ौजी एहलकार ने कहा है कि अमरीकी रिपोर्ट्स के बाद ईरानी हुकाम ने तहकीकात की, जिसमें यह सामने आया कि अमरीकी फोर्सेज ने 2 छोटी मालबरदार कश्तियों पर हमला किया जो ओमान के साहिली शहर खसब से ईरान की तरफ जा रही थी और उनमें आम शहरी मौजूद थे। जबकि CNN के मुताबिक अमरीकी फ़ौज का कहना है कि अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम का पहला दिन कामयाब रहा है। ताहम आज़ाद तज्ज़ियाकार इस हवाले से ज़्यादा मोहतात हैं और उनका कहना है कि पहले दिन अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ में सिर्फ 2 अमरीकी परचम बरदार जहाज़ ही स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजर सके हैं और जंग से पहले वाली आमदोरफ्त बहाल करना मुश्किल दिखाई देता है, ख़ासतौर पर अगर ईरान ताउन ना करे तो। इन 2 तिजारती जहाज़ों के लिए ऑपरेशन बिल्कुल इसी तरह कामयाब रहा जैसे इसका तसव्वुर किया गया था। अमरीकी दिफाई निज़ाम की कई लेयर्स इन जहाज़ों की हिफाजत कर रही थी और इन्हें ऐसे रास्ते पर ले जाया गया जो अमरीकी बहरिया के मुताबिक माइन से महफूज था। अमरीकी बहरिया के साबिक कैप्टन कार्ल शुस्टर के मुताबिक उनका ख्याल है कि अगर अमेरिका की जानिब से बहरी जहाज़ों को हिफाजत फराहम करने के इस अमल को नुकसान ना पहुँचा तो इन जहाज़ों की तादाद जल्द ही 20 से 30 तक बढ़ सकती है, लेकिन ईरान इस सूरत हाल को मुतासिर कर सकता है। इसी तरह अमरीकी फ़ौज के रिटायर्ड जनरल कैरन गिब्सन का इस हवाले से कहना है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम का पहला दिन हिकमत अमली के लिहाज से कामयाब था, लेकिन इसे जंग से पहले के इस मयार के साथ देखना चाहिए कि जब रोज़ाना तकरीबन 120 जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरते थे। उन्होंने कहा कि ईरान सिर्फ खतरे का तासुर बरकरार रखकर भी कमर्शियल ट्रैफिक को महदूद रख सकता है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तकरीबन बंद ही रहती है। अब अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ उनके कंट्रोल में है। ताहम ईरान की पासदारान इनकलाब ने कल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का एक नक्शा जारी करते हुए कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का सारा समंदरी इलाका ईरान के कंट्रोल में है और ये इलाका ईरान के जुनूब में जबल मुबारक से मुत्तहदा अरब अमारात में फुजेरा तक और मगरिब में ईरान के कशम जजीरे से मुत्तहदा अरब अमारात में उम्मुल क़ुवैन तक फैला हुआ है और इसके दरमियान में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का ओमान का हिस्सा भी शामिल है। ये नक्शा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फिर कल फुजेरा में ईरानी हमले रिपोर्ट हुए। इस पूरी सूरत हाल पर साथ मौजूद हैं स्ट्रेटेजिक तज्ज़ियाकार और वाशिंगटन में मिडिल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल के सीनियर रेजिडेंट फेलो डॉक्टर कामरान बुखारी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब जाहिर सूरत हाल बहुत फ्लूइड है, बार बार बदलती है, मगर हम नज़र आया कि कल अचानक मुत्तहदा अरब अमारात पर हमले हो गए। खतरा पैदा हुआ कि कहीं से सीज़ फायर तो नहीं ख़त्म हो जाएगा, मगर पीट हेगसेट ने कहा कि नहीं ख़त्म हुआ। आज फिर इतलात आ रही हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है? लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका एहतियात से काम ले रहा है और शायद पीस की तरफ जाए, या खतरा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? जी शुक्रिया शाहजेब। देखें, जब इस तरह का सिचुएशन होती है तो वो स्मूथ सेलिंग नहीं होती, उसमें जो है काइनेटिक कार्रवाई भी होती है। लेकिन जैसे सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने जो है जिक्र किया सुबह और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कि देखें ये जो सीज़ फायर की वायलेशन के थ्रेशोल्ड से खासा बिलो है, यानी वो इस कम से कम वाइट हाउस जो है इसको महसूस नहीं कर रहा कि उनकी जानिब से कोई ख़ास वायलेशन हो रही है। और इसकी वजह भी है क्योंकि देखें पस पर्दा गुफ्तगू चल रही है ना, वो मंजर आम पे नहीं आ रही। तो वो जो गुफ्तगू चल रही है तो उसमें जाहिर है उन्होंने एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंसी के तौर पे जो है कहा होगा कि भाई देखें, मतलब अगर आप हम पे जो है दबाव डालते हैं तो फिर हमें पुशबैक भी करना पड़ेगा। तो उस पुशबैक का फिर जवाबी पुशबैक भी होता है। तो दिस इज पार्ट ऑफ द जो है गेम। ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है, लेकिन जाहिर है कि अगर ये चीज़ वो रिस्क के दायरे से बढ़ जाती है तो फिर वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का भी जो है सामना हो सकता है। लेकिन सो फार सो गुड। और क्या मुत्तहदा अरब अमारात दरमियान में फंस गया है? वो जिस खदशात का इजहार कर रहे थे कि अगर इस तरीके से सीज़ फायर हुआ या अमन लाया गया तो मुत्तहदा अरब अमारात के लिए तो बहरहाल ख़तरा रहेगा, ये वो अब हकीकी तौर पर नज़र आ रहा है कि कार्रवाई अमेरिका कर रहा है, हमले मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरान कर रहा है। जी देखें, वो जो कहते हैं ना चिंक इन द आर्मर जिसे कहते हैं, वो ईरान जो है महसूस कर रहा है कि अमेरिका की जो आर्मर है
उसमें जो चिंक है वो यूएई है। और जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है ईरान के ऊपर, जैसे ब्लॉकेड चल रहा है, ब्लॉकेड जो है वो दबाव बढ़ा रहा है ईरान के ऊपर, साथ ही साथ जो है फिर वो उनकी जो स्मॉल फास्ट बोट्स हैं IRGC-N की, जो उनकी नेवल फोर्सेस हैं सिपाही पासदारान की, तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो कल वो F-18s ने उनके ऊपर 5 या कम से कम 5 जो है फास्ट बोट्स जो हैं वो उन्होंने तबाह कर दी। तो जाहिर है फिर जवाबी कार्रवाई उन्होंने करनी, वो कहाँ करेंगे? वो यूएई पे करेंगे, क्योंकि यूएई जो है सबसे वल्नरेबल है, और अगर उन पे आपका दबाव आता है तो फिर वो दबाव जो, अगर वो दबाव फिर ट्रांसफर करेंगे डीसी के ऊपर, वो फिर जो है फोन कॉल जाएगी व्हाइट हाउस को कि भाई जो है देखें हम जो है जद में आ रहे हैं तो आप कुछ कीजिए। तो ईरान का ये एक तरीका कार है कि वो अमेरिका को एक यूं समझिए कि ये एक प्रेशर पॉइंट है जिसके ऊपर वो दबाव डालते हैं। लेकिन दूसरी जानिब भी जो है आई थिंक एहतियात का अपना एहतियात से काम लिया जा रहा है कि भाई देखें ये छोटे मोटे जो है अपना टुक टुक तो लगी रहती है, लेकिन इस पे जो है सीज फायर को ख़त्म करना शायद जो है वो दानिशमंदी नहीं है। अच्छा, और जब प्रपोजल काउंटर प्रपोजल का तबादला भी पाकिस्तान के जरिए हो रहा हो, और ऐसी सूरत हाल में भी जब अब्बास अराक्ची साहब सोशल मीडिया पर ये कहें एक्स पर कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात वाज़े करते हैं कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल नहीं है, और फिर पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कि मुख्तलिफाना कोशिशों से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है, इसलिए अमेरिका को मोहतात रहना चाहिए। तो इसको सिल्वर लाइनिंग लिया जाए कि यहाँ के पेशरफ्त हो रही है, और जहाँ पर ये तबादले हो रहे हैं, मिसाइल मुत्तहदा अरब अमारात पे मारे जा रहे हैं, वहीं ये बात भी की जा रही है कि जी मोहतात रहकर आगे बढ़ें और बातचीत से मसला हल करें। जी देखें, जब बातचीत चल रही होती है तो वो किनेटिक ऑपरेशंस बिल्कुल जीरो नहीं हो जाते। वो एक अमूमी तौर पे एक सीज फायर होता है, बल्कि बहुत सारी अपना जंगों में तो हमने ये देखा कि बातचीत भी चल रही है, जंग भी चल रही है। तो इसमें तो चलें सीज फायर है, तो सीज फायर के होने के बावजूद वायलेशंस तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो आई थिंक कि वो उसको हमें ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये जो अब्बास अराक्ची साहब ने जो है आके बयान दिया है एक्स के ऊपर, तो वो जाहिर है वो उनकी इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हैं, वो उनको भी जो है पता है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कमज़ोर ताकत हैं इस पूरे खेल में, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ तो करेंगे, लेकिन वो ऐसे तरीके से नहीं करना चाहते कि वो लगे कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। तो वो अपना ये साख भी रखना चाहते हैं। तो इस तरह के बयानात जो हैं वो उनके लिए जो है वो कारआमद होते हैं, वो यूज़फुल होते हैं कि वो इस तरह के बयानात दें, ताकि वो कम से कम ये प्रोजेक्ट करें कि हम कंप्लीटली पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं ऑपरेट कर रहे, रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारे पास भी है। क्योंकि हकीकत जो अस्करी हकीकत है उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखें उनके पास चॉइस नहीं है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के अलावा और कोई एक्टर नहीं है कि जो ये सालसी का किरदार अदा कर सके। तो जाहिर है वो पाकिस्तान को जानते हैं कि वो सऊदी अरब के हलीफ हैं, तो उनको भी जो है पाकिस्तान के साथ बना के रखनी है, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरीके से एतबार नहीं करते। और फिर इस सारी की सारी सूरत हाल में अब अगर चीन जाना है सदर ट्रंप ने अगले हफ्ते, तो ये तवक्को की जा सकती है कि उससे पहले सदर ट्रंप चाहेंगे कि ये मसला हल हो जाए, उससे पहले कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हो जाए? देखिए, चाहने को तो बहुत कुछ वो चाहते हैं कि वो मतलब जल्द अज जल्द हो जाए, लेकिन हर जो सिचुएशन होती है उसके अपने कुछ डायनामिक्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं, उनको पूरी तरीके से मुंजमद करके तो नतीजा अख्ज़ करना जो है वो मुश्किल होता है। फिर ये देखिए कि जो ईरान का मामला है ना, वो चीन और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत होने जा रही है, वो ईरान का मामला बहुत छोटा है। अगर आप उसको स्ट्रेटेजिकली या जियोपॉलिटिकली देखें तो चीन और अमेरिका की बातचीत बड़े पैमाने पे है, आलमी सतह के ऊपर है, वो जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जियो टेक से रिलेटेड है, और फिर जो है एक चीन की जो बढ़ती हुई जो है अस्करी कुव्वत है उसके हवाले से है। ईरान उसमें बहुत छोटा सा एक जो है ना इनसिग्निफिकेंट पार्ट है। आई डोंट थिंक कि दोनों साइड्स बीजिंग और वाशिंगटन जो है वो ये चाहेंगी कि इस ईरान के मसले को इस हद तक इजाज़त दी जाए कि वो उनके अपने जो बायलैटरल जो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग रीच करनी है तो उसमें वो मुदाखलत करे या उसको जो है अंडरमाइन करने की कोशिश करे। आई थिंक दे आर मैनेजिंग इट वेल। तो देखें, मतलब मुझे लगता है कि जो है मामला चलता रहेगा ईरान का, लेकिन ये है कि ये चीन की बातचीत जो है ये होनी ज़रूरी है, और जो बातचीत होगी, समिट मीटिंग होगी, वहाँ मामला सारे तो नहीं तय हो जाएंगे ना, मोटी मोटी बातें तय होंगी, उसके बाद फिर जो है उसको ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। पड़ोसी मुल्क से एक अहम खबर आई है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।
भारत में वज़ीर आज़म मोदी की जमात बीजेपी को गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसी इंतखाबी कामयाबी मिली है जिस कामयाबी का ख्वाब बीजेपी दहाइयों से देख रही थी, लेकिन आज से पहले वो इसके करीब भी नहीं पहुंच पा रही थी। हालिया दिनों में भारत की 4 रियासतों में इलेक्शन हुए हैं, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ चारों रियासतों में डाले गए वोटों की गिनती की गई तो हैरानकुन तौर पर मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की रहनुमा ममता बनर्जी का 15 साल इक़्तिदार छिन गया और बीजेपी, जो कभी मगरबी बंगाल में अजनबी समझी जाती थी, उसे लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल हो गई। मगरबी बंगाल के इस इलेक्शन को पूरे भारत के सियासी मंजरनामे के लिए बहुत अहमियत दी जा रही है। इसे भारत के सेक्युलर चेहरे और जमहूरियत के लिए एक और धचका करार दिया जा रहा है, क्योंकि मगरबी बंगाल वो रियासत रही है कि जो हमेशा से बीजेपी की इंतहा पसंद सियासत और हिंदुत्व नज़रिए के खिलाफ भारत भर में मज़ाहमत की अलामत समझी जाती थी और बीजेपी यहाँ फतह हासिल करने के करीब भी नहीं पहुँच पाती थी। साथ ही वज़ीर आज़म मोदी के 12 साल इक़्तिदार के दौरान जो रियासतें या लीडर्स उन्हें सख्त टक्कर देते रहे हैं, उनमें मगरबी बंगाल की रियासत और वहाँ की वज़ीर आला ममता बनर्जी सरे फहरिस्त रही हैं। लेकिन अब बंगाल में भी हिंदुत्व टेक ओवर हो चुका है, यहाँ तक कि खुद ममता बनर्जी अपनी नशिस्त हार गई हैं। मगर ममता बनर्जी और कांग्रेस इस इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली और वोटों के फ्रॉड के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन इल्ज़ाम को इसलिए भी तक़वियत मिल रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने सियासी उरूज के दिनों में भी वेस्ट बंगाल को फतह नहीं कर सके थे, लेकिन अब एक ऐसे वक्त में उन्हें यह गैर मामूली कामयाबी मिल गई है कि जब उनकी अपनी मरकज़ी हुकूमत इत्तिहादियों के बलबूते पर कायम है। 2024 के जनरल इलेक्शन में वज़ीर आज़म मोदी 400 पार का नारा लगा रहे थे, मगर बीजेपी को सादा अक्सरियत भी नहीं मिली थी और तब से तज्ज़िये हो रहे थे कि वज़ीर आज़म मोदी की सियासत का सितारा गुरूब हो रहा है। मगर फिर इस जनरल इलेक्शन के बाद मोदी हुकूमत का इंतखाबी ग्राफ गिरने के बजाय मजीद ऊपर चला गया है। बिहार के इलेक्शन को मोदी हुकूमत के इक़्तिदार का कड़ा इम्तिहान करार दिया जा रहा था, मगर बीजेपी को पहले से ज़्यादा सीटें मिल गई हैं और वहाँ दोबारा बीजेपी की इत्तेहादी हुकूमत कायम हो गई है। और अब मगरबी बंगाल के इलेक्शन ने बीजेपी की सियासी ताकत में मजीद इजाफा कर दिया है। अगरचे भारत में पहले ही ये कहा जा रहा था कि इस दफ़ा ममता बनर्जी के लिए अपना इक़्तिदार बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 15 साल के इक़्तिदार के बाद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की मकबूलियत में काफ़ी कमी आ गई है। वोटर उनसे अब ज़्यादा मुतमईन नहीं रहे, उनकी हुकूमत में करप्शन में भी काफ़ी इजाफा देखा गया और तशद्दुद के वाक़यात भी होते रहे। लेकिन फिर ये सवाल भी उठता है कि अगर ममता बनर्जी की हुकूमत को इतने मसाइल का सामना था और अगर उनकी मकबूलियत इतनी कम हो गई थी, तो हिंदुत्व नज़रिए की हामी और इंतहा पसंद बीजेपी ने कैसे बंगाल के वोट बैंक को अपनी तरफ माइल कर लिया। क्योंकि मोदी भी 12 साल से मुल्क के वज़ीर आज़म है और गुज़िश्ता इंतखाबात में, जैसा कि हमने आपको बताया, वो सादा अक्सरियत भी नहीं ले पाए थे और उन्हें इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़ी। और ईरान जंग की वजह से भारत भर के अवाम परेशान है कि भारतीय रुपया मुसलसल गिर रहा है, खाने पकाने को गैस दस्तियाब नहीं है। ख़ासतौर पर जब इन 4 रियासतों में वोटिंग हो रही थी तो भारतीय अवाम के मुआशी मसाइल मुसलसल बढ़ रहे थे और अवामी सेंटिमेंट हुकूमत के खिलाफ था। लेकिन फिर भी बीजेपी को न सिर्फ अवामी हिमायत मिली बल्कि लैंडस्लाइड विक्ट्री भी मिल गई। बैनुल-अक़वामी मीडिया समेत भारतीय अपोजिशन और आज़ाद सहाफ़ी इस सवाल का ये जवाब दे रहे हैं कि मोदी हुकूमत ने अपनी नफरत और धांधली की सियासत का इस्तेमाल किया। एक तरफ उन्होंने इलेक्शन में धांधली के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वही काम किया जो बिहार समेत दीगर रियासतों में किया गया, यानी SIR या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्टों की नज़रसानी के नाम पर लाखों बीजेपी मुखालिफ वोटर्स को वोटर लिस्टों से हटा देना और वोटर लिस्टों में हेर फेर के जरिए जाली वोट रजिस्टर करना। भारतीय मीडिया और सहाफ़ियों के मुताबिक इसी तरीक़ाकार के तहत इलेक्शन से कुछ दिन पहले मगरबी बंगाल में 27 लाख से ज़ायद वोट्स डिलीट किए गए, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान वोटर थे जो तारीख़ी तौर पर बीजेपी का मुखालिफ वोट बैंक रहा है। बीजेपी ने अपनी कैंपेन के दौरान भी बंगाल में मुसलमानों से नफरत की सियासत का खूब इस्तेमाल किया और हिंदुत्व नज़रिए का प्रचार करते हुए हिंदू वोटर्स को अपने करीब करने की कोशिश की। खुद मोदी समेत बीजेपी की क़यादत अपनी तकारीर में मगरबी बंगाल के मुसलमानों को बांग्लादेश से आने वाले इन्फिल्ट्रेटर्स यानी घुसपैठिए कहते रहे और गैर कानूनी तारिकीन वतन के नाम पर उन्हें रियासत से निकालने के नारे लगाए गए। और अब के जब आ गए हैं तो बीजेपी को मगरबी बंगाल में 294 नशिस्तों में से 206 नशिस्तें हासिल हो गई हैं। इसके अलावा BBC के लिए दिल्ली के सहाफ़ी मेहताब आलम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गुज़िश्ता रोज़ जैसे जैसे भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के इंतखाबात के नताइज सामने आने लगे तो दारुल हुकूमत कोलकाता और रियासत के दूसरे इलाकों में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे और ऐसा बंगाल की तारीख में शायद पहली बार देखा गया। आमतौर पर बंगाल की सड़कों और गलियों में लाल सलाम, जय बांग्ला, माए माटी मानुस, जय दुर्गा और जय माँ काली जैसे सियासी और मजहबी नारे सुनने को मिलते रहे हैं। लेकिन अब बंगाल का सियासी और समाजी मंजरनामा बदल चुका है। मगरबी बंगाल में इख्तिदार हासिल करना तो दूर की बात, उसके करीब पहुंचना भी बीजेपी जैसी कौम परस्त सियासी जमातों के लिए एक नामुमकिन ख्वाब मालूम होता था। लेकिन
यही बीजेपी हालिया इंतखाबी नताइज के बाद रियासत की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बनकर उभरी है। सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार नीलांजुन मक्खू का कहना है कि बुनियादी तौर पर बीजेपी की कामयाबी की दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ममता बनर्जी की हुकूमत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी वोटर्स की नाराज़गी थी, वो गैर मकबूल हो गई थी, जबकि दूसरी वजह SIR के अमल के दौरान बड़ी तादाद में वोटर्स का नाम लिस्ट से निकाल देना है। SIR के अमल ने बीजेपी को ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचाया है। नीलांजुन मक्खू का ये भी कहना है कि बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने मरकज़ी एजेंडे यानी फ़िरका परस्ती और मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके भी फ़ायदा हासिल किया। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी तज्ज़ियाकार संजय कुमार भी इस राय से मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों की हिमायत और गैर कानूनी तारीकीन वतन को पनाह देने का जो बयानिया मगरबी बंगाल में बनाया गया और इसकी वजह से अगर किसी पार्टी पर मुस्लिम परस्त होने का लेबल लग जाए तो उसका नतीजा कुछ इसी तरह का निकलता है। यानी बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर यही इल्ज़ामात लगाए थे और हिंदू वोटर्स के जज्बात भड़काए थे। सीनियर तज्ज़िया निगार और इंतखाबी उमूर के माहिर युगेंद्र यादव ने कहा कि जिस तरह SIR को नाफिज किया गया इसने जमहूरियत पर यकीन रखने वाले हर फर्द को मायूस कर दिया है। आमतौर पर लोग वोट देकर तय करते हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा, लेकिन जब हुकूमत ये तय करने लगे कि वोट कौन देगा तो इससे हमारी जमहूरियत के मुस्तकबिल पर सवालात पैदा हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का ख्याल है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी की ये जीत बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सियासी तौर पर मज़ीद मजबूत बना देगी। तारीखी तौर पर भी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कई सालों से बिहार और मगरबी बंगाल ही मशरकी इंडिया की दो ऐसी रियासतें थीं जहां तमाम तर कोशिशों के बावजूद बीजेपी की हुकूमत नहीं बन सकी थी, लेकिन गुज़िश्ता दिनों बीजेपी बिहार में हुकूमत बनाने में कामयाब रही और अब मगरबी बंगाल में इलेक्शन जीत लिया है। नीलांजुन मक्खू का कहना है कि बंगाल में ममता बनर्जी की शिकस्त सिर्फ एक पार्टी और उसके लीडर की शिकस्त नहीं है, बल्कि उस मुखालिफ फोर्स की भी हार है जो बहुत सारे अहम मामलात पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चैलेंज करती रही है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि माजी करीब में ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक अहम आवाज़ बनकर उभरी थीं और ऐसा ख्याल किया जाता था कि वो वाहिद लीडर हैं जो नरेंद्र मोदी को उनके ही अंदाज में जवाब दे सकती हैं। अहम बात यह है कि ममता बनर्जी ना सिर्फ इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं और कह रही हैं कि 100 से ज़्यादा सीटों पर धांधली की गई है, बल्कि आज उन्होंने बयान दे दिया है कि वो वज़ीर आला के ओहदे से मुस्ताफ़ी नहीं होंगी इस शिकस्त के बाद। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ ममता बनर्जी ने दावा किया था कि वोटिंग के अमल के दौरान हमारे एजेंट्स को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, हम पर तशद्दुद किया जा रहा है, मुझ पर भी तशद्दुद किया गया है। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, हमको भी हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। DO assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. इसके अलावा भारतीय ओपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी की कामयाबी को धांधली का नतीजा करार दिया है और लिखा कि आसाम और बंगाल वाज़ेह मिसालें हैं कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन की मदद से इलेक्शन चोरी कर रही है। हम ममता बनर्जी से मुत्तफिक हैं कि मगरबी बंगाल में 100 से ज़्यादा सीटें चोरी की गई हैं। हमने यही सूरत हाल मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के साथ साथ 2024 के लोकसभा के इंतखाबात में देखी है। राहुल गांधी ने एक और पोस्ट में लिखा कि आसाम और बंगाल के मैंडेट की चोरी भारतीय जमहूरियत को तबाह करके अपने मिशन में बीजेपी का एक बड़ा कदम है। मारूफ भारतीय सहाफ़ी रादीप सरदेसाई ने अपने तज़किये में लिखा है कि मगरबी बंगाल में कामयाबी के बाद अब बीजेपी और उसके इत्तेहादियों की भारत की 21 रियासतों में हुकूमत कायम हो गई है और ये हिंदुत्व डोमिनेंस का दौर बन गया है। आम बात यह है कि मगरबी बंगाल के इलेक्शन से काफ़ी पहले ही भारतीय ओपोजिशन, आज़ाद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि बीजेपी इस दफ़ा भरपूर धांधली के जरिए मगरबी बंगाल में हुकूमत कायम कर सकती है, जिसमें उसकी सबसे बड़ी मदद इलेक्शन कमीशन कर रहा है। मगरबी बंगाल के अलावा बाकी 3 रियासतें जहां कल वोटिंग की गिनती की गई थी, उनमें आसाम, केरला और तमिलनाडु शामिल हैं। आसाम में भी बीजेपी जीत गई है, जबकि केरला में कांग्रेस के इत्तिहाद को कामयाबी मिली है। मगर तमिलनाडु के इलेक्शन पर अवामी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जहां मारूफ साउथ इंडियन फिल्म स्टार जोसेफ विजय की पार्टी ने पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लिया और रियासत की मंझी हुई सियासी पार्टियों को शिकस्त देकर हुकूमत बनाने के करीब पहुंच गए। 234 के ऐवान में विजय की पार्टी 108 सीटें जीत गई है और उन्हें सादा अक्सरियत के लिए चंद सीटें दरकार हैं। फिल्म स्टार विजय की शानदार कामयाबी को भारतीय सियासत के लिए एक गैर मामूली सरप्राइज करार दिया जा रहा है, क्योंकि भारत में पहले भी कई फिल्म स्टार्स सियासत में कदम रख चुके हैं, लेकिन किसी को भी इतनी बड़ी कामयाबी कभी नहीं मिली। अहम बात यह भी है कि फिल्म स्टार विजय को
इतनी शानदार कामयाबी हासिल करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। आज से 2 साल पहले अपने फिल्मी करियर के उरूज के दौरान वो फिल्म इंडस्ट्री से अचानक अलग हो गए और फिल्मों के भारी मुआवजों को छोड़कर अपनी सियासी पार्टी की बुनियाद रख दी और हालिया रियासती इलेक्शन के लिए भरपूर अवामी कैंपेन चलाई। अवाम से कुछ अलग कर दिखाने के वादे किए, क्योंकि काफ़ी सालों से तमिलनाडु में 2 जमातें हुकूमत में रही थीं और कभी एक पार्टी की बारी आती थी तो कभी दूसरी पार्टी की बारी आती थी। मगर इस दफ़ा विजय ने इस स्टेटस को ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि अपने स्टारडम से इसे तोड़ भी डाला। उन्होंने खुद 2 हलकों से इलेक्शन लड़ा और दोनों से जीत गए और अब वो तमिलनाडु के मुतवक्के वज़ीर आला है। साथ ही विजय की कैंपेन की एक दिलचस्प बात ये भी थी कि उन्होंने अपने ड्राइवर के बेटे को भी पार्टी की जानिब से इलेक्शन का टिकट दिया था। तमिलनाडु के इलेक्शन के हवाले से तो ना कोई इल्ज़ाम लग रहा है और ना ही कोई तनाज़ा खड़ा हुआ है, लेकिन मगरबी बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी की कामयाबी को भारतीय ओपोजिशन धांधली का नतीजा करार दे रही है। SIR के जरिए वोटों में हेर फेर का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इससे पहले भी कि रियासती इलेक्शन में राहुल गांधी यही इल्ज़ाम दोहराते रहे हैं और इसके सबूत भी मीडिया के जरिए सामने लाते रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि दावा तो अमेरिका ने किया था कि जो गुज़िश्ता साल जून में हमले किए थे उसमें ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह कर दिया था, मगर अब खुद मगरबी मीडिया कुछ ऐसे हालात सामने ला रहा है जो अमरीकी दावों के बरक्स हैं। आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इरान जंग के असरात से खतरात पाकिस्तान की मईशत पर पड़ना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान का तिजारती खसारा 4 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंचता नजर आया है। अप्रैल के महीने में $4 अरब का तिजारती खसारा, $6.5 अरब की दरामदाद हमें नजर आई हैं। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। $15.8 अरब के रिजर्व हैं हमारे अभी तक। तो हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें इतनी बढ़ी, पाकिस्तान के हमें नज़र आया कि अगर UAE ने तकरीबन $3.5 अरब निकाले, यूरो की भी हमने अदायगी की, मगर फिर दोस्त ममालिक से आ गए। करेंसी स्टेबल थी, मगर अब कोई खतरात आपको दिख रहे हैं? $15.8 अरब के रिजर्व के साथ $4 अरब का तिजारती खसारा। शाहिद भाई देखिए, रिजर्व्स तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि चलो हमारे कम हैं, बड़े अरसे से कम हैं, और इसी $8-10 बिलियन के रिजर्व में हमने 2 साल तक करेंसी स्टेबल रखी है। लेकिन जो असल देखने की बात है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है कि हमारा डेफिसिट कहाँ जा रहा है। और क्योंकि जो आपने निशानदेही की कि इस अप्रैल के माह में $4 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट आया है और एक्सपोर्ट्स आपने देखी कि $6 बिलियन के ऊपर आई है, तो ये खतरे की घंटी है। क्योंकि अब आपका मोस्ट लाइकली करंट अकाउंट भी डेफिसिट होगा, $1-8 बिलियन तक का डेफिसिट हो सकता है करंट अकाउंट में। तो लोग ये देखते हैं कि चलो लेवल तो जो भी हो इनके रिजर्व का, इनका रिजर्व बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और अगर तेजी से कम हो रहा होगा तो फिर उसके बाद हमारी करेंसी के लिए खतरे की घंटी है। जी और साहब, और मुझे ये बताएगा कि ज़ाहिर अभी तक हुआ ये कि करंट अकाउंट इसलिए पाकिस्तान का तवक्कात से भी खसारा कम रहा। पिछले महीने तो बहुत बड़ा हमें सरप्लस भी नज़र आया। उसकी वजह ये नज़र आई कि रेमिटेंसेस बहुत बढ़ रही हैं। हालांकि बरामदात में उतना इजाफा नहीं हुआ, दरामदात बढ़ी, मगर रेमिटेंसेस ने कवर किया। अब आपको लगता है कि मशरिक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है उससे रेमिटेंसेस भी मुतासिर हो सकती हैं? और सिर्फ मशरिक़ वुस्ता नहीं, अगर तेल की कीमतें ज़्यादा रहती हैं, दुनिया रिसेशन में जाती है, तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी और रेमिटेंसेस भी दोनों ही मुतासिर हो सकती हैं। अगर पहले मशरिक़ वुस्ता को ले लें तो देखिए यहाँ पे हमारी रेमिटेंस भी कम होंगी, क्योंकि ये कंट्रीज जो हैं वो अब कुछ कॉन्ट्रैक्शन में, माशी कॉन्ट्रैक्शन में जा रही हैं, माशी रिसेशन में जा रही हैं। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात हैं उन ममालिक में, वो भी कम हो जाएंगे। तो इधर तो हमको 2 चैलेंजेस आएंगे, रेमिटेंस भी कम होंगी, जो मेजर सोर्स हमारा रेमिटेंस है, और बरामदात का इतना बड़ा सोर्स नहीं है लेकिन फिर भी है, तो ये दोनों चैलेंजेस आएंगे। उसके बाद जो हमारे नए बच्चों को नौकरियां मिलती हैं हर साल, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा हर साल और लड़के भेज रहे हैं। पिछले साल शायद 15 लाख बच्चे गए हमारे नौकरी करने। अब अगर उनको नई नौकरियां नहीं मिलेगी तो वैसे भी रफ्तार में कमी आ जाएगी। तो रेमिटेंस का एक ये मसला है। जहां तक मगरबी ममालिक का ताल्लुक है तो यूरोप के अंदर ऑब्वियसली ये एनर्जी की कॉस्टों ने बहुत ज्यादा वो प्रेशर करा हुआ है इनकी मईशत पे। अमेरिका में भी $4.5 के ऊपर की पेट्रोल हो गया है उनका गैलन। तो नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा अगर रिसेशन नहीं भी आया, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाती है, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मुतासर होंगे, खासतौर पर टेक्सटाइल के और नॉन फूड आइटम्स के। अच्छा, तो फिर इस सूरत में क्या हुकूमत कुछ कर सकती है? एक्सटर्नल साइड पर अगर बात की जाए, कुछ है हुकूमत के हाथ में कि इंपोर्ट्स को कर्टेल करने के लिए कुछ करे, या कुछ हाथ में नहीं है सारी सूरत हाल में? देखिए, इंपोर्ट्स तो नॉर्मली स्टेट बैंक पिछले 1-2 सालों से या बल्कि 3-4 सालों से जो है वो थोड़ा सा अनऑफिशियली इंपोर्ट्स को स्लो करती है, थोड़ा सा डिले करती है, और वो मेरे ख्याल से ठीक है करना।
IMF के पैराडाइम में रह के 19-20 करके थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स को डिले करना है। इसमें मेरे ख्याल से इनको जब गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आता है कि तुम तेल मंगवाओ, पेट्रोल मंगवाओ, डीजल मंगवाओ, यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्च में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा जखीरा अंदोजी हुई, लेकिन हमने इसको काबू नहीं पाया और हम वो जखीरा अंदोजी करवाते रहे, तो मार्च में कीमतें बढ़ने के बावजूद भी कंजम्पशन और बढ़ गई। फिर अप्रैल में कटाई का महीना है, तो अब थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये समझना बड़ेगा कि ये बे इंतहा पेट्रोल और डीजल आप नहीं मंगवा सकते और लोगों को इजाजत नहीं दे सकते आप होर्डिंग करने की और हुकूमत से गेन करने की, जो पेट्रोलियम कंपनियां, रिफाइनरियां अब तक 2 महीने में करती रही हैं। तो एक तो ये करना है, दूसरा फिर इनको ये चीज भी देखनी है कि देखें हमारा बहरहाल जो बजट डेफिसिट है, जो हमारा बजट का खसारा है, वो हमारे करंट अकाउंट से मीट होता है और हमको अपना बजट का खसारा कम करना है। और बजट का खसारा कम करने के लिए फिल फॉर जो इक़दाम किए जा सकते हैं उसमें हुकूमत के अखराजात कम करने हैं। तो मैं बड़ा पुरुम्मीद हो गया था जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो ऑस्टेरिटी अपनाएंगे, लेकिन उसके बाद कोई नंबर्स नहीं आए कि हुकूमत ने जब ये कहा कि 50% पेट्रोल कम इस्तेमाल करें तो क्या वो हुआ या नहीं। हुकूमत ने कहा कि हम 50% गाड़ियां भी अपनी बंद कर देंगे, तो क्या ये हुआ कि नहीं। कोई ऑस्टेरिटी नजर नहीं आती। अगर हुकूमत, वफाक और सूबे मिलकर 4000 अरब रुपया खर्च करते हैं PHDP और ADPs पे, अगर उसमें से 1000 अरब रुपया बचा लें, खसारे को कम कर दें, चलें टैक्स ब्रेक ना भी दें, तो मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल से निकल सकेंगे। वरना मैं समझता हूँ कि ये मईशत भी स्लो होगी, शरह सूद ऑलरेडी बढ़ चुकी है और महंगाई का तनासुब भी और बढ़ेगा। ऑलरेडी 11% पे तो आ चुका है इन्फ्लेशन रेट। अच्छा, और जो ज़रूरी अशिया की महंगाई है वो 14.5% आई है, डबल डिजिट में पहली चली गई महंगाई। आपको लग रहा है हम एक हाई इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में जा रहे हैं अगर $100 से ऊपर रहती हैं तेल की कीमतें? जी, मुझे ये लग रहा है। देखें, 2 चीजें देखें, एक तो पेरिशेबल गुड्स जो थे वो साल में 15% बढ़े, लेकिन एक महीने में मार्च के मुकाबले में अप्रैल में पेरिशेबल फूड कमोडिटीज जो है, सब्जियां, गोश्त वगैरह, वो 20% से ज्यादा बढ़ा है, 25% तक बढ़ा है। इसी तरह आप देखें कि होलसेल प्राइस इंडेक्स देखें तो वो और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो भी इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़े हैं। इसका मतलब मेरे ख्याल से ये है कि अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रही है तो वो रिटेल में आएगा, तो इन्फ्लेशन के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बढ़ने का मतलब ऑब्वियसली ये है कि जो बहुत जरूरी चीजें हैं जो गरीब लोगों के और आम लोगों के इस्तेमाल में होती हैं, वो थोड़ी और तेजी से बढ़ रही है, तो उससे थोड़ी सी डिस्पोजेबल इनकम और गरीब लोगों की कम होगी और माशी पहिया और स्लो होगा। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।